अब इस लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर आगे थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव जो पूरा सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms obtain their food from other organisms. Unlike autotrophs, which can prepare their own food through photosynthesis, heterotrophs depend on plants, animals, or decomposing organic matter for their nutrient requirements. अगर सिंपल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो बेसिकली हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन है जो कि किन्हीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम देखने वाले हैं अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और ये भी देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो डिफ़ाइन तो काफ़ी सिंपल थी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो न्यूट्रिशन है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म के थ्रू लिया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला न्यूट्रिशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग्स भी यही न्यूट्रिशन का फॉर्म फॉलो करते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉलिड और लिक्विड फूड कंज्यूम करता है, उसके बाद वो फूड जाता है उसकी बॉडी के अंदर और फिर वो इंटरनली डाइजेस्ट होता है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ इंजेशन, फिर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे अभी कमिंग पार्ट्स में। तो ये जो सिंपल सा होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये ह्यूमंस, डॉग्स, कैट, अमीबा वगैरह के अंदर देखा जाता है। यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये अमीबा जो है एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। इसके बाद जो सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ सैप्रोफिटिक और एप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा के कंज्यूम करके जीवित रहेगा। दिस अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं ये इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये बॉडी के बाहर सिक्रीट करते हैं। फिर जो फूड मटेरियल होता है, जो वेस्ट बाहर प्रोड्यूस मतलब जो वेस्ट बाहर रखा हुआ है, उस वेस्ट के ऊपर ये एंजाइम्स अपना काम करेंगे और ये एंजाइम्स फिर उस वेस्ट को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इनकी बॉडी इसको अब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरीके से फिर वो उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें फंगाई और काफ़ी बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है या तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहेगा या फिर उसके बॉडी के अंदर रहेगा और फिर वहीं से न्यूट्रिएंट डिराइव करेगा अपना होस्ट के एक्सपेंस पे। मतलब इसमें क्या है कि जो हमारा पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर जाकर अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करता है। अब इससे क्या होता है, जो होस्ट है उसको तो हार्म है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप ऑफन हार्म्स द होस्ट। एग्जाम्पल टेपवॉर्म, लाइस, लीचेस, कैसकटा जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम फोटोज़ दे रखी हैं, इसमें लाइस और ये टेपवॉर्म भी है। तो इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। अगला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। मतलब इसमें क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म और जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके से रहते हैं कि उन दोनों का बेनिफिट हो। ऊपर वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या देखने को मिला था कि जो होस्ट है उसका तो लॉस है लेकिन जो पैरासाइट है उसका बेनिफिट है। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक के अंदर दोनों को ही एक दूसरे का बेनिफिट मिलेगा। बोथ पार्टनर में एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो एग्जांपल्स इसके अंदर लिचन का एग्जांपल है और राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स के लेग्यूम रूट्स में होता है, वो भी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का ही एक एग्जांपल है। एल्गी और फंगाई। अब एल्गी जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। फंगाई क्या है, एल्गी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा,
और एल्गी क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा फंगाई को। तो इसमें क्या है, दोनों का बेनिफिट है, इसलिए इसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेड है, और जो न्यूट्रिशन लेगा वो डिफ़र करेगा कि उसके पास फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है और किस तरीके से वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो फूड का सोर्स स्टेशनरी भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई हर्बीवोर है तो हर्बीवोर का जो फूड सोर्स है वो स्टेशनरी है, एक जगह पर स्थिर है। लेकिन किसी किसी के लिए मूविंग भी हो सकता है, जैसे अगर लायन की बात करें तो वो एक कार्निवोर है। कार्निवोर का जो सोर्स है डियर फूड का, वो मूविंग है, मोबाइल है। तो कहीं पे फूड सोर्स स्टेशनरी है, कहीं पे मोबाइल है। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, स्पेक्ट्रोफिटिक देखा, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका डिफरेंट मेथड है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का। तो इसके अंदर जो सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं वो है अमीबा के अंदर अलग अलग स्टेजेस कि किस तरीके से अमीबा अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने वाला है। तो अमीबा जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड ऑब्टेन कैसे करता है देखते हैं ज़रूर इसको। अब अमीबा का जो ये सिंगल सेल है, अब ये सिंगल सेल की कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं। जब इसको पता चलता है कि इसके आसपास फूड है, तो फिर ये क्या करता है, आ, अपनी जो इसकी साइटोप्लाज्म है वो फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा। तो ये साइटोप्लाज्म जो है उसको थोड़ा सा उसकी शेप चेंज करता है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है सीडोपोडिया, ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये जो फिंगर या फिर इसको फॉल्स फिंगर भी कह सकते हैं, ये फिंगर जो है ये क्या करती है, फिर जाकर फूड पार्टिकल्स के ऊपर चढ़ जाती हैं। फिर फूड पार्टिकल जो है वो चला जाएगा किसके अंदर, अमीबा की सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जब वो गया तो वहाँ पे जाके वो फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेगा। अब फूड पूरी तरीके से एनगल्फ हो जाएगा एक पॉइंट पे जाकर। तो सबसे पहले स्टेप इंजेक्शन का हुआ, जिसके अंदर फूड पार्टिकल जो है वो अमीबा की सेल के अंदर गया। देन सेकंड जो स्टेप हुआ वो हुआ कि वहाँ पे फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ। अब फूड वैक्यूल फॉर्म होने के बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ डाइजेशन। अब यहाँ पर जो फूड एनगल्फ किया जाएगा उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। अब फूड जब डाइजेस्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में अब्जॉर्प्शन होगी। अब अब्जॉर्प्शन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है और साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है। अब असिमिलेशन की बात करें तो फिर फूड जो अब्जॉर्ब किया गया है उसका यूज़ किया जाएगा अमीबा के द्वारा एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। बाकी अगर कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा तो उसको जो अमीबा है वो अपनी बॉडी के बाहर ऐसे थ्रो कर देता है, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। तो ये कुछ 4-5 स्टेप्स हैं जो कि न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर दिखाते हैं। यही सेम स्टेप्स हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी देखने वाले हैं। तो ऐसी एक और ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप। अब इसके अंदर जो फूड है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट में ही लिया जाता है। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब ये सीलिया क्या है, सीलिया अगर हम पैरामीशियम का डायग्राम देखें तो ये जो सीलिया हैं, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर बने हुए हैं, इसको सीलिया कहते हैं, जो कि इसकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। द सीलिया विच कवर्स द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हमने 2 सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। फर्स्ट वन जो था वो था अमीबा, देन सेकेंड वन वॉज पैरामीशियम। ओके, तो अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इसको कुछ हमने पर्टिकुलर स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एक एक करके उन स्टेप्स को देखेंगे। फिर स्टार्टिंग से देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन का पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एंड होता है, मतलब बिगिनिंग कहाँ से होती है उसकी और एंडिंग कहाँ पर है उसकी। ये दोनों चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सबसे पहले स्टेप सबसे सिंपल जो कि है इंजेशन। इंजेशन का सिंपल मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, राइट। सबसे पहला स्टेप यही है कि खाना मुंह के अंदर डालना। तो पहला स्टेप देख लिया हमने इंजेशन। देन सेकंड स्टेप जो आता है दैट इज़ डाइजेशन। अब डाइजेशन, खाना गया शरीर के अंदर। अब डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल सॉल्युबल एंड ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फूड हमने खाया वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको ब्रेक करके तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और सिंपल फॉर्म जो कि वाटर सॉल्युबल होगा या सेल के अंदर सॉल्युबल होगा, उसके बाद उसको अब्जॉर्ब भी किया जाएगा। तो सेकंड स्टेप डाइजेशन था। देन थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ अब्जॉर्प्शन। अब फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उसको अब हमने ब्रेक कर लिया है, तो अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ पर, इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में। अब ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे रोल है।
अभी हम देखने वाले हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से अब्जॉर्ब करती है फूड को या फिर न्यूट्रिएंट्स को, और ब्लड स्ट्रीम में किस तरीके से उसको पहुंचाया जाता है। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? सिंपल, जो अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बॉडी सेल ने लिए हैं उससे क्या करना है? एनर्जी रिलीज़ करना, बॉडी की ग्रोथ करना, और बॉडी कहीं पे अगर डैमेज है, सेल अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करना। और जो लास्ट स्टेप है दैट इज इजेशन। इजेशन सिंपल है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रह गया है डाइजेशन के दौरान, तो वो बॉडी के बाहर जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम दे रखा है एलिमेंट्री कैनाल का ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि स्टार्ट होता है यहाँ माउथ से, टंग, फिर माउथ आता है, देन ईसोफेगस। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो है दैट इज़, जो हमने फूड इनटेक किया वो हम करते हैं माउथ के थ्रू। तो अब ये माउथ में हमारे पास जो है टीथ हैं। टीथ का काम क्या होता है? टीथ का रोल होता है कि वो खाने को मैकेनिकली ब्रेक करें। मैकेनिकली जो फूड है उसको ब्रेक किया जाएगा। अब वो छोटे पीसीज में आ चुका है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास होता है टंग। टंग क्या करता है? हमारे यहाँ माउथ के नीचे ही, इधर बकल कैविटी में ही यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। अभी जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या करता है, ये अपनी एक सिक्रीशन, मतलब इसमें से एक एंजाइम बाहर निकलता है जिस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अभी जो सलाइवरी अमाइलेज है ये सबसे पहले क्या करेगा, जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। तो कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप थोड़ी देर के लिए चपाती को च्यू करते हैं तो उसका टेस्ट स्वीट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट कर रहे हैं सलाइवरी अमाइलेज को, और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको सिंपली शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या चीज़ है? स्टार्च है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हम कहाँ से गेन कर रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे कि जो हम ब्रेड खाते हैं या फिर पोटैटो वगैरह, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, उनके अंदर कार्ब्स होते हैं। रोटी के अंदर, चपाती के अंदर कार्ब्स होते हैं, राइस के अंदर कार्ब्स होते हैं, तो उसको चेंज कर दिया शुगर में। अब फूड मिक्स हो चुका है अच्छे से, यहाँ पे टंग ने क्या कर दिया, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स कर दिया है। सलाइवा फूड को वेट कर देता है, जिसकी वजह से फूड जो है धीरे धीरे करके फूड पाइप के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक पे जाता है। अब फूड पाइप के थ्रू वो डायरेक्टली स्लाइड करता हुआ 1 सेकेंड के अंदर तो जाएगा नहीं नीचे। तो इस ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। ईसोफेगस क्या करेगा, ये जो ईसोफेगस है इसके अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ईसोफेगस की जो पाइप है उसके अंदर लाइनिंग्स हैं, और यहाँ पर ये जो लाइनिंग्स हैं इन पे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। मतलब एक बार खुलना और एक बार बंद होना धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से फूड जो है वो रिदमिकली नीचे जाता है। मतलब आराम आराम से, हल्के हल्के स्टेप्स में, डायरेक्टली नीचे नहीं पुश होता, मतलब इजीली धीरे धीरे करके नीचे जाता है। और ये जो मूवमेंट बताई है मैंने, जिसमें कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट का क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये कौन सी मूवमेंट है जिसकी वजह से जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक की तरफ जाता है। अब ये जो है यहाँ माउथ से होते हुए हमारे गट तक पहुँचता है। देन फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन, ये तो हो गया हमारा पार्ट, ठीक है। जो स्टमक है, अब फूड जो है वो स्टमक में एंटर करेगा, राइट। अब स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, बड़ा ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड होता है जैसे ही फूड उसमें एंटर होता है। अब स्टमक जो है मसल से बना हुआ है, राइट। तो ये जो मस्कुलर वॉल्स हैं इसके अंदर फूड जाके मिक्स होगा, ठीक है। और स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी मिलेंगे। हम देखेंगे कि ये डाइजेस्टिव जूसेस कौन से हैं और इनका क्या रोल है। तो स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? जो स्टमक है, ये स्टमक की जो वॉल्स होती हैं इनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ से बाहर आते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अभी जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इनका क्या फंक्शन है देखेंगे इसको भी। और यहाँ पर भी एंजाइम्स, एक और एंजाइम का नाम भी दे रखा है, एंजाइम जो कि कौन सा है? पेप्सिन। अभी पेप्सिन का भी फंक्शन मुझे बताना पड़ेगा कि पेप्सिन क्या करता है, इसको भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टमक में क्या नोटिस कर रहे हैं कि स्टमक जो है, स्टमक की जो मस्कुलर वॉल है उसके अंदर फूड आके पहले मिक्स होता है, फिर स्टमक की वॉल में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जिसके अंदर से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, और एंजाइम भी है स्टमक के अंदर, पेप्सिन। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि स्टमक के अंदर एक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो कि है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब ये जो एसिड है हमारी स्टमक में प्रेजेंट है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारा फूड है जो अभी ऊपर से नीचे आया है उसको एसिडिक बना देना। अब ये एसिडिक फूड को क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी गैस्ट्रिक जूसेस जा रही हैं, पेप्सिन जो है एंजाइम, वो तभी फंक्शनिंग करेगा जब हमारा फूड एसिडिक होगा। अब क्वेश्चन मन में ये आना चाहिए कि अगर हमारे पेट में एसिड है और वो भी HCl जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे जो पेट है वो कैसे प्रोटेक्टिव है। तो इसके अंदर जो पेट के अंदर एक लेयर होती है स्टमक के ही पास, किसकी लेयर होती है पेट के अंदर, म्यूकस की लेयर। अभी जो म्यूकस की लेयर है हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है किससे, HCl से, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन तो क्लियर हो गया कि ये एक एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि पेप्सिन जो है अपना काम कर सके यहाँ पर। तो अब इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो इसके बाद अब कभी कभार हमने सुना होगा कि पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, तो अब अगर एसिडिटी बढ़ती है तो तब क्या किया जाता है, एसिडिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम केमिस्ट्री में देखेंगे। केमिस्ट्री के अंदर जब हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की क्या किया जाता है जब एसिडिटी स्टमक में बढ़ती है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है, राइट। तो भाई हमने देख लिया कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स, एसिडिक मीडियम, HCl ने अपना काम किया, फूड को एसिडिक बना दिया। इसके बाद पेप्सिन ने अपना काम किया। अब ये जो फूड यहाँ पर मिक्स हुआ है, इसके बाद फूड जो है स्टमक से कहाँ पे एंटर करेगा, स्टमक से फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्टमक से एंटर करते समय यहाँ पर फूड को पुश किया जाता है और यहाँ पे एक छोटी सी मसल प्रेजेंट होती है। ये याद रखना है कि ये मसल है यहाँ पर एक स्टमक से जब इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर एक क्या प्रेजेंट है, मसल प्रेजेंट है, और उस मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल। ये याद रखना है, ये जो स्फिंक्टर मसल है इसके थ्रू ही फूड जो है स्टमक से कहाँ एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का और इतने छोटे से कॉम्पैक्ट स्पेस में इसको डाला गया है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंसिवली कॉइल्ड है, मतलब इसको एकदम 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 निचोड़ के, एकदम ऐसे मरोड़ के यहाँ पे पेट के अंदर रखा गया है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ की बात करें हम अगर, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ जो है, अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, मतलब लॉन्गर है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। बट कार्निवोर की बात करें तो वहाँ पर इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉलर होता है, मतलब उसकी लेंथ कम होती है हर्बीवोर से। इसके पीछे का रीज़न क्या है, काफ़ी सिंपल रीज़न है। अब हर्बीवोर जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर एनिमल्स क्या क्या कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं ग्रास या फिर लीफ या फिर कुछ भी कह सकते हैं ग्रीन, है ना, हरा घास हो सकती है, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। अब ये जो सेल्यूलोज है इसको ब्रेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब ये सिंपली ब्रेक नहीं होता। तो इसको ब्रेक करने के लिए ही जो हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इसका रीज़न तो क्लियर हो गया अब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बीवोर में इसलिए ज़्यादा है बिकॉज जो प्लांट कंज्यूम करते हैं ये उनके अंदर सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। जबकि जो कार्निवोर्स हैं वो तो मीट कंज्यूम करते हैं और मीट कंज्यूम करने की वजह से उनमें जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दैट इज़ मच शॉर्टर एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोल सकते हैं हम इसको, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब यहाँ पर आकर डाइजेशन जो है लगभग 99% कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसा कैसे होता है, बिकॉज यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, इसके अंदर हमारे जो कार्ब्स हैं, हमारे जो फैट हैं, हमारे जो प्रोटीन है, ये जो तीनों चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इस साइड में,
तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें लीवर की सिक्रीशन आती है। अब लीवर की कौन सी सिक्रीशन आती है? लीवर से आता है हमारा बाइल जूस। ये बाइल जूस आता है लीवर से, बट स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में। फिर गॉल ब्लेडर से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बाइल का क्या काम है? बाइल बेसिकली ये जो बाइल है हमारा, बाइल जूस, लिवर, ये क्या करता है? ये फैट्स पे अपना फंक्शनिंग करता है और फैट को ब्रेक करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाइल जूस है उसका क्या काम है? तो बाइल का काम है इट बेसिकली ब्रेक्स डाउन फैट। अभी देखेंगे फैट को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करता है ये, मतलब जो फैट है वो टूट के बनते क्या हैं? तो फैट जो है वो टूट के क्या बनते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं, या फिर जिसको हम ग्लिसरॉल्स भी बोल सकते हैं, राइट? ठीक है। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी हम इमल्सिफिकेशन की यहाँ पे बात लाते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन हम देखेंगे कार्बन वाले चैप्टर में, कार्बन एनाइड्स कंपाउंड में। यहाँ पे इमल्सिफिकेशन हो रहा है फैट्स का। ये सेम कार्बन एनाइड्स कंपाउंड में देखा जाएगा जब हम प्रिपेयर करेंगे सोप, साबुन, राइट? उसके अंदर देखा जाएगा ये सब। द पेनक्रियाज सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। अब जैसे लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, वैसे ही हमारे पास पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा भैया? पेनक्रियाज सिक्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूस। अब ये पेनक्रियाटिक जूस जो है हमारा क्या करता है? ये बेसिकली इसके अंदर, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं। और कौन सा एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर? इसके अंदर होता है ट्रिप्सिन। अभी जो ट्रिप्सिन है ये किसको ब्रेक करेगा? ट्रिप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको ब्रेक करता है भाई? प्रोटीन को ब्रेक करता है। और किसको ब्रेक करता है प्रोटीन के साथ साथ? प्रोटीन के साथ साथ ये ब्रेक करता है लाइपेस को। किसके? प्रोटीन के साथ लाइपेस को भी ब्रेक करेगा। और लाइपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स की। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसे कुछ होता है वो। अब उनकी जो वॉल्स होती हैं, मतलब वही दीवारों पे जैसे स्टमक की वॉल्स थी, वैसी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर भी, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। अब अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल के अंदर, इसको अगर हम मैग्नीफाई करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। अभी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं विली। अभी जो विली है, ये विली क्या करता है? ये विली, एक तो सबसे पहला काम है विली का कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना। किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना? अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। विली का क्या रोल है कि विली क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है अब फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सबसे पहला फंक्शन। दूसरा, इसी विली के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स की ज़रूरत क्यों है? अब ये जो विली है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा? जैसे ही जो न्यूट्रिएंट ब्रेक हुआ वो विली के पास जाएगा, विली उसको अब्जॉर्ब करेगा और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, राइट? अभी ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में, कि विली के थ्रू क्या हुआ? फूड चला गया, अब न्यूट्रिएंट्स चले गए विली के अंदर और ट्रांसपोर्ट हो गया थ्रू ब्लड, राइट? तो विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द अब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब वहाँ पे उसका क्या रोल होगा? वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी सारे फंक्शनिंग हो रही है। अब जो फूड अब्जॉर्ब हो गया वो तो ठीक था, अब यहाँ पर वेस्ट भी होगा। अब फूड जो है वो जाएगा कहाँ पर? फूड गया हमारा बचा हुआ वेस्ट, बेसिकली वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे फूड जा चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का एक सिंपल सा फंक्शन है, वहाँ पर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड गया है, अब उसके अंदर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ज़्यादातर इसके अंदर एक ही चीज़ बची है, दैट इज़ वाटर और वेस्ट। अभी जो वाटर है वो भी सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब मतलब पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वाटर अब्जॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट बचा है लास्ट में वेस्ट, अब ये वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है एनस के पास, ठीक है? अब ये वेस्ट एनस से बाहर आएगा, राइट? अब ये वेस्ट एनस से बॉडी के बाहर आएगा, बट यहाँ पर फिर से एक मसल का रोल है। जो मसल हमने यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में देखी थी, वही सेम मसल फिर से यहाँ प्रेजेंट है एनस के पास, और उस मसल का नाम है एनल स्फिंक्टर।
अब ये जो एनल स्फिंक्टर है, ये एनल स्फिंक्टर जो मसल है, ये क्या करेगा, ये फूड को मतलब जो वेस्ट होता है उसको रेगुलेट करता है और बॉडी के बाहर पुश आउट कर देता है, राइट। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ से, मतलब न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो माउथ से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ जाकर एनस पे, राइट। तो मसल का नाम आप याद रखना कि मसल जो है वो एनल स्फिंक्टर है, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, थोड़ा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोनेंट्स के अंदर माउथ से स्टार्ट किया हमने। माउथ जो है वहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है, जैसे मैंने बताया था कि मैकेनिकल डाइजेशन से सबसे पहले फूड को च्यू किया जाएगा, फिर वहीं पे सलाइवा अपना रोल दिखाता है। सलाइवा क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है। सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, वो स्टार्च से उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, और वो शुगर कौन सा था, माल्टोज, राइट। इसके बाद फूड जो है वो ईसोफेगस फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में पहुँचेगा। अब यहाँ पर वो जो रिदमिक मूवमेंट के बारे में बात की गई थी वो पेरिस्टाल्सिस था, राइट। तो पेरिस्टाल्सिस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं स्टमक में। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पर की फूड मिक्स हो रहा है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। अब गैस्ट्रिक जूसेस की बात करी तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स आने वाले हैं और कंपोनेंट्स आने वाले हैं स्टमक के अंदर। सबसे पहला पेप्सिन है। देखो पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में, राइट। पेप्सिन ब्रेक कर रहा है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में। रेनिन भी रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिक जूसेस में। तो ये क्या करेगा, सिंपली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ये इन्फेंट्स के अंदर है, देखो। फिर HCl भी है वहाँ पर। HCl क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, राइट। तो अगर HCl का फंक्शनिंग पूछा जाए तो क्रिएट्स एसिडिक एनवायरनमेंट, किल्स बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट पेप्सिन। आगे चलते हैं म्यूकस के पास। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस करता है प्रोटेक्ट किसको, स्टमक लाइनिंग को फ्रॉम एसिड। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, दिस इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं। सबसे पहला पैनक्रियाटिक जूस है जो कि पैनक्रियास से आ रहा है। इसके अंदर क्या है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन किसको ब्रेक करता है, प्रोटीन्स को, वेरी गुड। देन लाइपेस। लाइपेस क्या करेगा, लाइपेस कन्वर्ट करेगा फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। अमाइलेज भी है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। फिर बाइल जूस भी है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है, टू इमल्सिफाई फैट्स, विच मीन्स टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। इंटेस्टिनल जूस भी है सकस एंटेरिकस, जिसके अंदर माल्टेस कन्वर्ट करेगा माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेस कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये सब सिंपल शुगर है। सुक्रेज कन्वर्ट करेगा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। पेप्टाइडेज कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम फीसिस। और एनस क्या करता है, एक्सपेल करता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को। तो हमने देख लिया कि जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट तो माउथ से होता है और कंप्लीट कहाँ पे होता है, एनएस पे जाके होता है, राइट। तो कुछ की पॉइंट जो हमें याद रखने हैं वो हैं, सबसे पहले तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, डाइजेस्ट किया था, वो स्टार्ट होता है माउथ से और सलाइवरी अमाइलेज से, राइट। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पेप्सिन से, ये भी याद रखना है। फैट डाइजेशन जो है वो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे कि बाइल और लाइपेस अपना काम कर रहे हैं। और अब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, विली और माइक्रोविली, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जाके हमारा पार्ट ख़त्म होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें कि बेसिकली हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा डाइजेशन न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, उसके बारे में देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट के थ्रू हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।